हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल इज करंटली डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, एन.एस. विश्वनाथन, महेश कुमार जैन या फिर माइकल देवव्रत पात्रा। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which state government is conferring the National Lata Mangeshkar Award to उत्तम सिंह एंड के.एस. चित्रा? कौन सी राज्य सरकार उत्तम सिंह और के.एस. चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि जाने माने म्यूजिशियन उत्तम सिंह और प्लेबैक सिंगर के.एस. चित्रा, इन्हें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित करेगी। मिस्टर उत्तम सिंह को लता मंगेशकर अवार्ड 2022 के लिए दिया जा रहा है और के.एस. चित्रा को ये अवार्ड 2023 के लिए दिया जा रहा है। आपको जानना चाहिए इस अवार्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। जो भी ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने म्यूज़िक के फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य किया है तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। जो स्टेट कल्चर डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, वो लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल ये अवार्ड देता है। राजेश नाम्बियार इज सेट टू सक्सीड whom एज द प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम? राजेश नाम्बियार नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसकी जगह लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, देवजनी घोष। आपको जानना चाहिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज नास्कॉम, इन्होंने अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है राजेश नाम्बियार को। प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है, यानी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट यही होने वाले हैं। नाम्बियार आपको बता दें इससे पहले कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब नेस्कॉम के प्रेसिडेंट के तौर पर ये देवजनी घोष को रिप्लेस करने वाले हैं, सक्सीड करने वाले हैं। जो देवजनी घोष, इनका कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी बीच कॉग्निजेंट ने राजेश वॉरियर को ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। Who was named the Men's International Cricketer of the Year at the C8 Cricket Rating Awards 2023-24? C8 Cricket Rating Awards 2023-24 में किसे Men's International Cricket of the Year नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, रोहित शर्मा। आपको जानना चाहिए भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा, इन्हें Men's International Cricketer of the Year, और जो फॉर्मर हेड कोच हैं हमारी क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में। विराट कोहली को मेंस ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर, वहीं मोहम्मद शामी को ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। यशस्वी जायसवाल को मेंस टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर, वहीं आर अश्विन को मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तमिलनाडु कैप्टन आर साई किशोर, इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया। इंडियन वुमेन्स टीम स्कीपर हरमनप्रीत कौर, इन्हें एक मेमो प्रेजेंट किया गया है फॉर लीडिंग द कंट्री इन द मोस्ट मैचेस इन द T20 हिस्ट्री। वहीं इनकी जो डिप्टी हैं और ओपनिंग बैटर हैं स्मृति मंधाना, इन्हें विमेंस इंडियन बैटर ऑफ द ईयर नामित किया गया। दीप्ति शर्मा को इंडियन बॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। सैफ वर्मा को मेमेंटो दिया गया है क्योंकि इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी विमेंस टेस्ट क्रिकेट में जड़ी थी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब इन्होंने 194 बॉल पर 200 मारे थे। श्रेयस अय्यर, इन्हें मेमो दिया गया है आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए। न्यूजीलैंड के टीम साउदी को मेंस T20 बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड, वहीं इंग्लैंड के फिल साल्ट को बेस्ट बैटर ऑफ द ईयर इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी कि T20 दिया गया है। Who among the following has been banned from securities market for 5 years? निम्नलिखित में से किसे प्रतिभूति बाजार से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अनिल अंबानी। आपको जानना चाहिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इन्होंने अनिल अंबानी एंड 24 अदर एंटिटीज़ जिनमें कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के कई ऑफिशियल्स हैं, इन्हें सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है 5 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने कंपनी का जो फंड है वो डाइवर्स किया है।
साथ ही रेगुलेटर ने यानी कि सेबी ने 25 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अनिल अंबानी पर, औरों पर भी लगाई है। तो इस तरह से टोटल पेनल्टी 625 करोड़ रुपए की बन जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ महाराष्ट्र लोकेटेड? महाराष्ट्र का पहला सौर गांव किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है सतारा। आपको जानना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, इन्होंने राज्य का फर्स्ट सोलर विलेज इनोग्रेट किया है और यह है सतारा डिस्ट्रिक्ट के पतन तालुका में स्थित और इसका नाम है मान्याचीवाड़ी विलेज। तो ये महाराष्ट्र का फर्स्ट सोलर विलेज बन गया है। यहाँ पर 102 रूफटॉप सोलर कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं हर एक हाउस होल्ड में, जिसकी पॉपुलेशन 420 है। अब इनका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। What rank did Razorpay achieve on the 2024 Forbes Cloud 100 list? 2024 Forbes Cloud 100 सूची में Razorpay ने कौन सी रैंक हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 70th। ये देख रहे हैं आप, आगे Razorpay लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टाइम्स स्क्वायर जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। देखिए, पेमेंट्स गेटवे प्लेटफॉर्म Razorpay, इसे 2024 फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट में शामिल किया गया है और लगातार तीसरी बार ये इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। इसमें टॉप 100 क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट कंपनीज जो है पूरे वर्ल्ड में, उनको जो है जगह दी जाती है इस लिस्ट में। तो Razorpay की रैंक 70th है और ये जो इस बार लिस्ट आई है ये 9th फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट है कंपनीज की। इस बार जो नैस्डैक स्टॉक मार्केट है न्यूयॉर्क सिटी में, इसने हर एक कंपनी को सम्मानित किया है टाइम्स स्क्वायर टावर पे, ठीक है। इंडिविजुअली उनका जो है, आप जैसे मैंने बताया यहाँ पर इंडिविजुअली सबके नेम पोस्टर वगैरह लगाकर। यूएस से बेस्ड OpenAI फर्स्ट पोजीशन पर है, डेटाब्रिक्स सेकंड पोजीशन पर है और स्ट्राइप ये थर्ड पोजीशन पर है। आपको जानना चाहिए जो ये पूरी लिस्ट बनाई गई है, इसमें 25 जजेस का पैनल रहा है। टॉप 100 कंपनीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट कंपनीज है उनकी लिस्ट बनाई गई है और कई तरह के फैक्टर्स रहे इवैल्यूएशन के, जैसे 4 फैक्टर्स अगर मैं आपको बताऊं। एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 30% वेटेज, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स 20% वेटेज, पीपल एंड कल्चर 15% वेटेज और मार्केट लीडरशिप 35% वेटेज रहा है। विच फैमिली इज लिस्टेड फर्स्ट ऑन द 2024 Barclays प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट? 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है अंबानी फैमिली। आप राइट साइड में टॉप 5 देख सकते हैं। आपको जानना चाहिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी और इनकी फैमिली, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट के फर्स्ट एडिशन में। तो जो ये अंबानी फैमिली है, इनकी जो एस्टिमेटेड जो संपत्ति है वो लगभग 309 बिलियन US डॉलर की है। फिर आप कहेंगे 25.75 लाख करोड़ रुपए, यानी कि इंडिया की GDP की 10%। तो 25,75,100 करोड़ रुपए की नेटवर्क के साथ इन्होंने टॉप स्पॉट हासिल किया है इस लिस्ट में। दूसरे नंबर पर नीरज बजाज के नेतृत्व वाली बजाज फैमिली आती है, नेटवर्थ इनकी 7,12,700 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला फैमिली आती है। अच्छा, जो गौतम अडानी की फैमिली है 15,44,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ, ये इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि इनकी अभी फर्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस है ये। हल्दीराम स्नैक्स 63,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी है इस लिस्ट में। अच्छा, जो ये लिस्ट बनाई गई है इसमें 15 जो हैं इस तरह के बिजनेसेस हैं जिनकी जो लीडर हैं वो महिला हैं। Which company received the certificate of registration as a NBFC Investment and Credit Company ICC from the RBI? किस कंपनी को RBI से NBFC निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है टाटा कैपिटल लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा कैपिटल लिमिटेड का जो कन्वर्जन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से NBFC इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी हमें अप्रूव कर दिया है। तो इससे पहले TCL यानी कि टाटा कैपिटल लिमिटेड का मर्जर जो है वो टाटा क्लीन टेक कैपिटल और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अप्रूव हो चुका है और उससे पहले टाटा मोटर्स फाइनेंशियल लिमिटेड का ही मर्जर टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ हो चुका है। तो इससे अब टाटा मोटर्स के पास 4.7% स्टेक है इस मर्ज्ड एंटिटी में।
और इसी तरह का हमने देखा था L&T फाइनेंस में भी, इसने भी RBI से सर्टिफिकेट प्राप्त किया था NBFC ICC के लिए। ठीक है, तो वो एक तो है ICC यानी कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, और एक क्या है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये जो टाटा है ये पहले क्या थी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, अब क्या हो गई है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द जियो पारसी स्कीम पोर्टल, किस केंद्रीय मंत्री ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है किरण रिजिजू। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू, इन्होंने हज एप्लीकेशन 2025 और जियो पारसी स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। आपको जानना चाहिए सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए भारत को जो कोटा दिया है वो 1.75 लाख हज पिलग्रिम्स का दिया है। जियो पारसी स्कीम पोर्टल का मकसद है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना पारसी कम्युनिटी को, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT मोड के जरिए। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on NDX P2P Private Limited? RBI ने NDX P2P Private Limited पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 1,92,92,00,000 रुपए का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,92,92,00,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड, जिसे लिक्विड लोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने NBFC पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शंस 2017 के जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,99,50,000 रुपये का जुर्माना इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर भी लगाया है। इन्होंने भी सेम जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। आपको जानना चाहिए मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो RBI ने कैंसिल कर दिया है। वहीं RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नासिक जिरास महिला सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र पर। 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महाराष्ट्र नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर महाराष्ट्र पर। RBI ने 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड नागपुर पर लगाया है। वहीं 8 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट गुजरात पर। 1 लाख रुपए की जो मॉनेटरी पेनल्टी है वो गांधीधाम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कच्छ गुजरात पर लगाई गई है। Which foundation signed an MOU with the Indian Meteorological Department for collaboration on weather information? मौसम की जानकारी पर सहयोग के लिए किस फाउंडेशन ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है रिलायंस फाउंडेशन। आपको जानना चाहिए जो रिलायंस फाउंडेशन है इसने एक MOU साइन किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है, जिसके तहत वेदर इंफॉर्मेशन के लिए लोग सहयोग करेंगे। जो IMD है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा हैं, और जो रिलायंस फाउंडेशन है इसके CEO जगन्नाथ कुमार हैं। Bayanat and Yahsat have launched which country's first low Earth orbit synthetic aperture radar satellite? बायानात और याहसैट ने किस देश का पहला लो अर्थ ऑर्बिट सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए AI पावर्ड जियो स्पेशल फर्म बायानात और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कंपनी याहसैट, इन्होंने UAE का फर्स्ट लो अर्थ ऑर्बिट सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये सैटेलाइट वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया SpaceX के ट्रांसपोर्टर 11 से। SAR satellites use radar to create detailed images of the Earth. This technology can capture high-resolution images day and night in any weather. Which airport was recently recognized as the best airport at the India Travel Awards? हाल ही में इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको जानना चाहिए कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में, और लगातार तीसरी बार इसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में है, और एरिया वाइज ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, और इसको ऑन और ऑपरेट करता है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL। Which state recently introduced a menstrual leave policy for working women, becoming the third state in India to do so? किस राज्य ने हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति पेश की और ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा है। आपको जानना चाहिए उड़ीसा तीसरा राज्य बन गया है केरल और बिहार के बाद जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी
जो है लागू की है वर्किंग वुमेन के लिए जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर दोनों में कार्य करती हैं। बिहार ने ये पॉलिसी 1992 में इंट्रोड्यूस की थी। वहाँ पर 2 डेज़ की पेड मेंस्ट्रुअल लीव हर महीने दी जाती है। और 2030 में केरल ने ये जो मेंस्ट्रुअल लीव है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो है लागू की थी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। व्हेन विल द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस बी इम्प्लीमेंटेड? एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 1, 2025। देखिए जो आप राइट साइड में आप देख रहे हैं ना, कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी, ये इमेज ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है, इसमें भी आप पूरा पढ़ सकते हैं हिंदी में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है स्कीम और आने वाले एग्जाम्स में ये पूछी जाएगी आपसे। केवल अभी नहीं कि आगे के 1-2 एग्जाम आने, बल्कि आप ये मान के चलो अगले 1 साल तक यहाँ से क्वेश्चन जो आपके पास बनते ही रहेंगे, क्योंकि लागू ही 1 अप्रैल 2025 से होगी। तो तब तक तो मान के चलिए कि पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो एनपीएस है वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अप्रूव कर दिया है, जो कि एक एश्योर्ड पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद एक एश्योर्ड पेंशन आपको इसमें मिलेगी और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। देखिए काफ़ी टाइम से जो है एक डिमांड थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसमें रिफॉर्म किया जाए। तो इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के। आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको सुनते रहिएगा। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जो लगभग 25 साल मिनिमम सर्व कर चुके हैं, उन्हें एश्योर्ड पेंशन प्राप्त होगी। ठीक है, जो उन्होंने रिटायरमेंट के पिछले 12 महीनों में जो भी उनकी बेसिक पे थी उसका 50% उन्हें पेंशन प्राप्त होती रहेगी, पर उसके लिए मिनिमम 25 साल की जो है सर्विस होनी चाहिए। फॉर दोज विद लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस द पेंशन विल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर टेन्योर। ठीक है, 25 साल से कम का जिनका है तो उनकी जो सैलरी है उनके टेन्योर के साथ प्रोपोर्शनेट के हिसाब से निकाली जाएगी, विद द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड सेट एट 10 ईयर्स। तो मिनिमम 10 ईयर्स की तो सर्विस होनी चाहिए इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है उसकी मृत्यु हो गई है, तो जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब अगर मेल की डेथ हुई है तो उसकी वाइफ, अगर वाइफ की डेथ हुई है तो जो भी उसके पति हैं वो सब, या फिर फैमिली। ठीक है, तो उनको जो पेंशन दी जाएगी डेथ के टाइम पे जो उनकी इनकम थी उसका 60% दिया जाएगा। मान लीजिए डेथ के टाइम पर किसी की पेंशन 50 हज़ार थी, ठीक है, तो उसका 60% उनको फिर दिया जाएगा पेंशन के रूप में। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, ठीक है, जिन्होंने मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हें भी गारंटेड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, ठीक है, अच्छा जो एश्योर्ड पेंशन है और फैमिली पेंशन है, ठीक है, इससे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता रहेगा। हरी बात समझ, जैसे डीआरएस रिलीफ देते हैं ना, डीआर डीए, इसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते रह जाएगा। लमसम पेमेंट ऑन सुपरएनुएशन, तो ग्रेचुइटी के अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक लमसम पेमेंट भी दी जाएगी उनके रिटायरमेंट पर। और ये किस तरह से होगी? दिस विल बी कैलकुलेटेड एज द 1/10 ऑफ देयर लास्ट ऑन मंथली पे फॉर एवरी 6 months ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। ठीक है, अब जितने भी साल की सर्विस रही है, ठीक है, तो हर एक 6ठे महीने में जो उनकी लास्ट सैलरी थी, मान लीजिए लास्ट सैलरी किसी की 1 लाख है, ठीक है, तो उसका 1/10 कैलकुलेट किया, ठीक है, और 25 साल की उनकी सर्विस रही है, तो हर एक 6 महीने के हिसाब से जोड़ लेंगे कि हर एक 6 महीने के हिसाब से 1 लाख का जो 1/10 है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो वो लमसम के हिसाब से दे देंगे। पेंशन तो मिलेगी हर महीने, पर ये लमसम अमाउंट अलग से दे देंगे। देखते हैं ना, हम किसी का रिटायरमेंट हो जाता है फिर उसको 6 लाख 10 लाख इस तरह से मिलते हैं, पेंशन तो आती रहती है पर ये लमसम भी मिलता है। अब कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं? तो वे सभी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो चुके हैं या फिर एनपीएस के तहत रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च 2025 तक। यूपीएस यानी कि यही पेंशन स्कीम 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, और यदि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो जो बेनिफिशरीज हैं इनकी संख्या 90 लाख तक पहुंच जाएगी। पर इस स्कीम में आपको ऑफर दिया जाएगा कि या तो आप नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को चूज़ करें या फिर ये यूपीएस को चूज़ करें। ठीक है, जो भी आप चूज़ करेंगे वो फाइनल होगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा एनपीएस के बारे में जानेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। यहाँ तक तो ये नई स्कीम जो आई है यूपीएस उसके बारे में था। अब जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है एक्टिव है, एक्सेप्ट दोज इन द आर्म्ड फोर्सेस जॉइनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर
जनवरी 1 2004। ठीक है, तो एनपीएस सबके लिए लागू है, उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने 1 जनवरी 2024 के बाद ज्वाइन किया, आर्म फोर्सेस में शामिल नहीं है। तो जनवरी 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीएस को, नेशनल पेंशन स्कीम को, और 2009 में इसे जो है हर एक सेक्टर के लिए एक्सपेंड कर दिया गया। आपको बता दें एनपीएस को जॉइंटली रन करता है गवर्नमेंट और पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते हैं हम डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम, डीपीपीएस। तो ये आपके जो एम्प्लॉई है उसका जो लास्ट सैलरी थी उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था वहाँ पर। जो एनपीएस से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और एक पेंशन उसके हिसाब से फिर बाद में बनती है। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पर एन्युइटी या फिर और लमसम दोनों उनको प्राप्त होता है। तो ओपीएस जो थी ओल्ड पेंशन स्कीम, मैंने आपको बताया कि जो लास्ट ऑन सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन के हिसाब से मिलता था। 1 लाख रुपए है किसी का तो 50% यानी 50,000 रुपये आपको सैलरी उसमें मिलती थी, पेंशन उसमें मिलती है। लेकिन जो एनपीएस आया उसमें क्या था, अ पर्सन इज अलाउड टू विड्रॉ 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस contributed during his or her working years at the time of retirement, which is tax free. The remaining 40% is converted into an annuitized product which could currently provide the person with a pension of 35% of his or her last on pay. तो अब जो एनपीएस में क्या था, मान लीजिए किसी की जो है 10 लाख रुपए जो है उसका कॉर्पस हो गया है ना रिटायरमेंट के टाइम पर, तो उसका 60% तो वो निकाल लेगा लमसम, है ना। बाकी जो 40% है उससे वो कोई एनुटाइज्ड प्रोडक्ट ले लेगा। एनुटाइज्ड प्रोडक्ट मतलब जैसे कोई पेंशन प्लान ये सब प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर जो उसकी लास्ट ऑन सैलरी थी उसका 35% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। आइए आपको ये बात समझ में, यहाँ लिखा है ना द रिमेनिंग 40%, 60% तो उसने निकाल लिया। मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख का 60% तो उसने निकाल लिया। बाकी जो 40% बचा है ना उससे वो कोई पेंशन प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है, उस पेंशन प्रोडक्ट को खरीद लिया। अब उसकी जो लास्ट सैलरी थी, ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपये उसकी सैलरी थी जो वो रिटायरमेंट के टाइम पर अपना ले रहा था, रिटायरमेंट के लास्ट टाइम पर ले रहा था 50,000 रुपये। ठीक है, अब उसका 35% यानी कि 17,500 रुपये उसको पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। ठीक है, और ये पेंशन प्लान उसने किससे खरीदा था, जो उसकी 40% जो उसका फंड बचा हुआ था उससे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उसके आंसर देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ब्रॉन्ज पोस्ट 1952 लिएंडर पेस एटलांटा ओलंपिक्स। ठीक है, 1952 के बाद पूछा था इसमें। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, अरिहंत। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, आंसर इज S4। ये कोड नेम है, अभी इसका नाम घोषित नहीं हुआ है, कोड नेम है S4। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पेड ट्रिब्यूट टू जाम साहिब ऑफ नवानगर मेमोरियल यूनिवर्सिटी वॉर्स ऑफ पोलैंड। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, यूक्रेन गेन्ड इंडिपेंडेंस इन विच ईयर, हाउ मेनी सीट्स डज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैव, इन विच ईयर वाज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास्ड। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियोस भी दे रहे हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर शुरुआत के 2 लेक्चर्स की वीडियोस और पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल 399 में ये जो बैंकिंग कोर्स है आपको प्राप्त हो जाएगा स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद फिर जो रेगुलर प्राइस है वो एक्टिव कर देंगे और आप व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बैच के बारे में 8448169188। केवल बैंकिंग नहीं, यदि कोई एसएससी एस्पिरेंट है और पीसीएस की तैयारी भी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण बैच है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स संबंधी तो 8448169188 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।